नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने मेवाड़ राजवंश जो चल रहा था उस बिंदु को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विश्वास दिला दूं, और आपको पता है कि इस जो एकेडमी का ये जो अपने YouTube चैनल है, ये जो अपने सीरीज चला रखी है इस पर, ये आपके फोर्थ ग्रेड को समर्पित सीरीज है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वही शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या उठा पाए, लाभ उठा पाए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी फ्री के अंदर शायद ही देखने को मिलेगा। और आपको जिस विषय की तैयारी करनी है उस विषय को आप अपने मैसेज बॉक्स के अंदर, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अपने करवा रहे हैं उसमें से अपने 100% आने के चांस है, क्योंकि जो हमारी टीम तैयार कर रही है रात दिन मेहनत करके, वो अपने सिक्स्थ से अपने थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर, यानी कि तीसरी से लेकर अपने 10वीं तक की जो क्लासें हैं, या मैं 12वीं का कुछ कंटेंट है वहां से उठाकर ये पीपीटी वगैरह तैयार की जाती है। तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कंटेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। कंटेंट के ऊपर विश्वास बना के रखिए, गुरुजन के ऊपर विश्वास बना के रखिए, और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा अच्छा घटित होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको बस नेगेटिव नहीं लेनी है। आने वाले समय के अंदर यही प्रयास रखना कि कहीं भी आप अपने जो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओ तो वहां प्रयास रखना कि आप नेगेटिव मार्किंग न करो, और आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। ऐसे नहीं करना है कि मुझे तो 120 में से 110 करना है, 115 करना है। जो आपकी क्षमताएं हैं उनका प्रयोग कीजिए। आप 100% उनका प्रयोग करोगे ना, कोई भी कमजोर बच्चा नहीं होता। आप अपनी क्षमताओं का सही जगह प्रयोग कीजिए, तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है वर्तमान स्थिति के अंदर उतने ही आप अटेम्प्ट कीजिए, और आने वाले समय में आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट। अगर आप क्षमताओं के अनुसार चलोगे तो अपनी जो खुद की गलतियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो आपका समय जाया ना करते हुए फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट आए या नए विद्यार्थी आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पर वो चीजें मिल रही है जो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो आपका इतिहास है, कल्चर है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, अदर कोई भी सब्जेक्ट, गणित या फिर विज्ञान इत्यादि, है ना। तो उनसे संबंधित वैसी चीजें आपको नहीं मिलेगी। और ये फोर्थ ग्रेड की सीरीज चल रही है, और आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले अपने प्रतिहार कर चुके हैं, चौहान कर चुके हैं। अपने प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, यानी कि राजस्थान इतिहास के नाम से मेरी उसके अंदर फोटो भी लगी हुई है ना, तो वहां पे आप पहचान लोगे। तो वहां प्ले लिस्ट में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हो। जो नए आए हैं वो शुरुआत से देख ले, प्रतिहार से शुरू कर देते हैं ना। और दूसरी बात, ये जो चीजें हैं वो अपने राजस्थान ऐतिहासिक घटना जो लगती है उसके अंतर्गत आती है। वो चीजें करवाऊंगा जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की इंक्वायरी लेनी है, क्वेरी है आपकी, तो 96100000 9610000503, यानी कि आपका 9610,503 जो नंबर है ये एकेडमी का है अपने। और अपने आगे बढ़ते हैं। अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको क्या कर लो आप, अपने ज्वाइन कर लो, और उसके अंदर क्या है, आपको जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिंक दिए गए हैं जितने भी अपने प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने बिंदु कर रहे थे, कौन सा बिंदु कर रहे थे भाई, ये अपने बिंदु कर रहे थे, वो कर रहे थे कौन सा, मेवाड़ का राजवंश, जिसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ चुके थे, एक नंबर पर अपने टोटल के टोटल रावल शाखा पढ़ चुके थे। आपको पता है कि जो रावल शाखा है और एक और शाखा थी राणा शाखा, दो शाखाएं बनी थी। अपने किसके समय बनी थी, तो कर्ण सिंह के समय बनी थी। कर्ण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम शेम सिंह था और एक का नाम क्या था, राहब था। शेम सिंह ने रावल शाखा चलाई थी और राहब ने क्या चलाई थी, राणा शाखा चलाई थी, ठीक है जी। और शेम सिंह ने, और रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, और अपने राणा शाखा का संस्थापक था वो था कौन सा, राहब था। अपने सिसोदिया वंश का संस्थापक ये राणा शाखा आगे चलकर क्या कहलाई, सिसोदिया, यानी कि सिसोदा ग्राम में बसे थे, तो इसी कारण ये सिसोदिया वंश कहलाया। और सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था,
वो था राणा हमीर था, जिसे विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। ये कर चुके थे अपने चर्चा, जिसके अंतर्गत क्या है, रावल शाखा पूरी हो गई थी। उसके बाद में हमने राणा शाखा सिसोदिया पढ़ने शुरू किए थे, जिसके अंदर कुंभा तक पहुंच चुके थे, अपने कुंभा को पूरा कर लिया था। और अब आज जो करेंगे वो करेंगे रायमल से शुरू। देखिए भाई हाँ जी, देखिए राइमल जो मैं बात करूं तो अपने बात कर लेते हैं कि ये जो कुंभा था, कौन था, कुंभा था। अपने बात कर लेते हैं कि राइमल था वो किसका पुत्र था, कुंभा का पुत्र था। तो याद रखना ये जो था ये था किसका पुत्र, कुंभा का पुत्र, का राइमल जो था कुंभा का पुत्र। कहते हैं कि जब आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में राव जोधा और कुंभा के मध्य, तो राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से कर दिया था। ठीक है जी। और उस श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो इसी रायमल के अनेकों रानियां थी और अनेकों क्या थे, कहते हैं कि इनके 13 रानियां थी। कितनी थी, 13 रानियां थी इनकी। कितने रानियां थी, 13 रानियां थी इनके। और बहुत सारे पुत्र थे। और उनमें से जो योग्य पुत्रों के माध्यम से बात कर ले, जो इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हुए, उनमें से एक पुत्र तो था इनका जयमल, और एक था पृथ्वीराज, और एक था राणा सांगा। तो याद रखना इनके 3 पुत्र, रायमल के 3 पुत्रों को क्या है अपने पढ़ेंगे, जिनसे प्रश्न बनते हैं। एक का नाम है जयमल, कौन सा है, जयमल। और एक का नाम है पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और एक का नाम है राणा सांगा, जो आगे चलकर शासक बनेगा रायमल के बाद में, वो बनेगा राणा सांगा। देखिए श्रृंगार देवी जो थी वो रायमल की क्या थी, घरवाली थी, मैंने बताया था। और उसने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण कहाँ करवाया, चित्तौड़गढ़ से के अंदर करवाया था, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। फिर अपने बात कर ले कि जो रतन सिंह था और रतन कंवर व वीर कंवर रायमल की 2 प्रमुख रानियां थी, इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था रतन कंवर और एक का नाम कौन सा था, वीर कंवर। रतन कंवर के 2 पुत्र थे। याद रखना ये जो रतन कंवर रानी थी रायमल की, इनके 2 पुत्र थे। उनमें से एक तो था आपका उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक था राणा सांगा। तो याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया और उड़ना राजकुमार जिसे कहा जाता है, याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया दोनों सके भाई थे। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, मैंने चर्चा कर दी आपके सामने। क्योंकि कहते हैं कि ये तलवारबाजी में क्या था, बड़ा निपुण था। जब युद्ध में जाता था तो उड़ उड़ के मारता था। तो इसी कारण इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इनका एक सौतेला भाई था दोनों का, जिसका नाम था जयमल। क्या नाम था, जयमल। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात कर ले तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो था, इनकी एक रानी थी, उसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था, ताराबाई। कहते हैं कि एक बार इन्होंने क्या है, इस किले के अंदर आए हुए थे, अपने अजमेर के किले के अंदर, गढ़बीठली दुर्ग के अंदर, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान राजा अजयराज द्वारा करवाया गया था। तो कहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण और कुछ चीजों का वहां क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। इसी कारण उस दुर्ग को तारागढ़ कहा गया। वो तारागढ़ नाम इनकी रानी ताराबाई के नाम पर ही पड़ा है। तो ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग में तारागढ़ बना हुआ है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की सिसोदिया पृथ्वीराज सिसोदिया की सिसोदिया का दासी पुत्र, सिसोदिया की दासी का पुत्र बनवीर था। तो याद रखना इनकी एक रानी थी जिसका नाम था क्या, इनकी एक दासी थी और उसका नाम क्या था, दासी का पुत्र। तो याद रखना सिसोदिया का सिसोदिया जो था पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी दासी का पुत्र था बनवीर। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब बनवीर कौन है, इसका पुत्र है पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र है। राणा सांगा और पृथ्वीराज दोनों क्या थे, सके भाई थे। और इनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम था जयमल। ठीक है, क्या नाम था, जयमल। पृथ्वीराज की बात कर ले, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, ये अपने बहनोई के हाथों जहरीले लड्डू खाकर क्या है, मारा गया था। तो याद रखना आपको मैंने बताया था जब मैं सिरोही पढ़ा रहा था, आपको मैंने बताया था कि मैं जब सिरोही
पढ़ा रहा था। तो अखेराज जो था, याद मैं बात कर लूं, पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज अपने बहनोई को समझाने गया तो उसके बहनोई ने क्या है, जहरीले लड्डू खिला दिए थे इसे। और जहरीले लड्डू जैसे ही खिलाए, कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के नजदीक पहुंचता है ये वापिस। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के नजदीक आते ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना इसकी जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है, तो याद रखना कहाँ बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अतः राणा सांगा एकमात्र जीवित पुत्र बचा हुआ था, जो 1509 में क्या है, 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु के बाद में क्या है, मेवाड़ का शासक बना था। इन तीनों के मध्य क्या है कि आगे शासक बनने को लेकर कई बार बड़ी बड़ी क्या हुई थी, लड़ाइयां हुई थी। क्योंकि एक अपने योगी थी, या मैं बोलूं अपने बात कर ले, एक जो शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या बोला था कि आने वाले समय के अंदर जो शासक बनेगा वो राणा सांगा बनेगा। कौन बनेगा, राणा सांगा बनेगा। और उसी बात को लेकर क्या हुआ कि इनके मध्य लड़ाइयां रहनी चालू हुई, और अंतिम रूप से जो शासक बना वो कौन सा बना था रायमल के बाद में, वो बना था राणा सांगा। कौन बना था, अब बात कर लेते हैं राणा सांगा की। अब बात करें राणा सांगा की, तो राणा सांगा को संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1509 से 1528। इनके समकालीन बात कर लें, इनके समकालीन बात कर लें तो दिल्ली के अंदर कौन कौन थे, तो याद रखना इनके समकालीन, दिल्ली की बात कर लेते हैं। इनके समकालीन दिल्ली के अंदर था सिकंदर लोधी, दिल्ली सल्तनत का राजा। इनके समकालीन दिल्ली के अंदर था इब्राहिम लोधी। इनके समकालीन मुगल बादशाह था, और उस मुगल बादशाह का नाम था बाबर। याद रखना ये तो थे साहब दिल्ली सल्तनत। और ये बाबर जो था ये था मुगल। बाबर कौन था, मुगल था। तो मुगल शासक पूछे तो बाबर कर देना। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी कौन थे, दिल्ली सल्तनत के। और दूसरी बात, राज्याभिषेक की बात कर ले, इनके राज्याभिषेक के समय दिल्ली का बादशाह जब इनका क्या हुआ था राज्याभिषेक सांगा का, तो उसमें दिल्ली का जो बादशाह था वो था सिकंदर लोदी। कौन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था ये 1509 की बात है। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 के अंदर। देखिए इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ, और सांगा अजमेर के करमचंद पंवार की सहायता से शासक बना था। इंपॉर्टेंट है, सांगा अजमेर के किसकी सहायता से बना था, करमचंद पंवार की सहायता से बना था। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि करमचंद पंवार की सहायता से बना था। ये किसकी सहायता से, करमचंद पंवार की सहायता से बना था। और करमचंद पंवार ने इसका साथ भी बो दिया था भाई। कहते हैं कि राणा सांगा ने करमचंद पंवार को एक उपाधि दी थी, और याद रखना रावत की उपाधि दी थी, और ये सेना का नायक की उपाधि दी थी। राणा सांगा को हिंदू पंत कहा जाता है, लेकिन हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, तो याद रखना हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को। किसे कहा जाता है, कुंभा को। राणा सांगा के शरीर पर कहते हैं 80 घाव थे, और कर्नल जेम्स टोड ने इसी कारण इन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा है। याद रखना सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा है, राणा सांगा को कहा जाता है। ऐसी बात किसने कही थी, ऐसी बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने अपने सांगा को क्या कहा था, सैनिकों का भग्नावेश कहा था। क्या कहा था, भग्नावेश। अब देखिए राणा सांगा के समय गुजरात का जो शासक था वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था,
महमूद बेगड़ा। और राणा सांगा के समय मालवा का जो शासक था वो था नसीरुद्दीन खिलजी। कौन सा था? नसीरुद्दीन खिलजी। राणा सांगा जो था उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसने जो युद्ध लड़े थे उनकी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, एक बार के लिए आप याद रखना। इसने पहला युद्ध की बात करें जो लेख मिलता है 1517। दूसरा युद्ध जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने 1518 ईस्वी। तीसरा जो युद्ध पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने 1519 ईस्वी। चौथा जो युद्ध पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने 1527 ईस्वी, और ये था फरवरी का महीना, 17 फरवरी के लग। पांचवा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने 1527, और ये था लगभग मार्च का महीना। तो ये 5 युद्ध आपको पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं इन युद्धों की। इन युद्धों की बात कर लें तो इन युद्धों की बात कर लें इन युद्धों की बात कर लें तो यहां जो आएगा कि ये जो युद्ध कहलाया था ये कहलाया था क्या? हथौली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाया था? हथौली युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाया? हथौली का युद्ध। और 1518 के अंदर हुआ था गागरोन का युद्ध। कौन सा हुआ था? गागरोन, सॉरी, 1518 के अंदर हुआ था बाड़ी का युद्ध। कौन सा हुआ था? बाड़ी का युद्ध। और 19 के अंदर हुआ था गागरोन का युद्ध। कौन सा हुआ था? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। 1527 के अंदर बात कर लें तो यहां आएगा बयाना का युद्ध। और 1527 मार्च की बात कर लें तो यहां आएगा खानवा का युद्ध। तो ये सारी की सारी बातें याद रखें, किन किन के मध्य हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना और खानवा। 1517, 1518, 1519, 1527 फरवरी, 1527 मार्च। ठीक है जी, इतने याद रखने। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए खातौली की बात करें तो खातौली की बात करें तो ये जो युद्ध होता है, खातौली जो युद्ध होता है ये बूंदी में, ये जो खातौली जगह पड़ती है ये पड़ती है बूंदी में। कहते हैं 1517 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 1517 ईस्वी के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो लड़ते हैं, एक तरफ तो था सांगा, एक तरफ कौन था? सांगा। और एक तरफ था कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में खुद लड़ने आया था, याद रखना, इब्राहिम लोदी तो इस युद्ध के अंदर खुद लड़ने आया था। और इस युद्ध के बाद कहते हैं इब्राहिम लोदी हारा और सांगा क्या हो गया? जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। याद रखना, इस युद्ध को जीतने वाला शासक कौन सा था? वो था सांगा था। इस युद्ध के अंदर कौन आ रहा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पता चल गया कि इस व्यक्ति को नहीं हरा सकते। फिर कहते हैं कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने हरा दिया इसे, और इसके पुत्र को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। किसे बना लिया था? इसके पुत्र को। कहते हैं कि 1518 का अगला साल आया जिसके अंदर राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में बाड़ी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बाड़ी के युद्ध होता है। और बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा विजयी रहा। बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद नहीं आया और उसने अपने 2 क्या भेजे थे? सैनिक भेजे थे। एक का नाम था मियां माखन। क्या नाम था? मियां माखन। और एक का नाम था मियां हुसैन। एक का नाम था मियां माखन और एक का नाम था मियां हुसैन। तो याद रखना, बूंदी खाने खुद आया था, इब्राहिम लोदी हार गया। लेकिन बाड़ी में सब्जियां तोड़ने कौन किसको भेजा? मियां माखन और मियां हुसैन को भेजा था 1518 में, वो भी हार गए थे। कहते हैं कि मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय
मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाने में एक राजपूत मेदिनी राय ने सहयोग किया था, जिसे महमूद खिलजी द्वितीय ने वजीर का पद दे रखा था मालवा के अंदर। मेदिनी राय नाम का एक क्या था, राजपूत था, और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसको गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी वो मेदिनी राय की रही थी। मेदिनी राय ने सब कुछ किया, इसी कारण मेदिनी राय को उसने वजीर की उपाधि दे रखी थी, वजीर का पद दे रखा था। कौन सा दे रखा था, वजीर का पद दे रखा था। किंतु मुस्लिम भाइयों ने किसको भड़काया, महमूद खिलजी को। इसी कारण मेदिनी राय को महमूद खिलजी ने क्या है, निष्कासित कर दिया था। ठीक है, समझ में आया, मेदिनी राय को क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। और इसी प्रकरण के चलते क्या हुआ, अगला युद्ध होता है वो होता है गागरोन का युद्ध। जब इसे निष्कासित किया गया, महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया, तो गागरोन की जागीर दी थी, तो याद रखना महमूद खिलजी ने मालवा से निकाल दिया, तो ये राणा सांगा के पास आया मेदिनी राय, और मेदिनी राय को क्या किया, गागरोन की जागीर दे दी। गागरोन की जागीर सांगा ने दे दी, और जब गागरोन की जागीर दी गई तो महमूद खिलजी ने क्या कर दिया, 1519 में गागरोन पर अटैक कर दिया। तो मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर क्या कर दिया, 1519 में अटैक कर दिया। अतः राणा सांगा ने मेदिनी राय की मदद की थी। क्या की थी, मदद की, और गागरोन की लड़ाई में महमूद खिलजी द्वितीय को क्या है, इसने हरा दिया। और पंजाब के दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर दिया, क्योंकि चारों तरफ से हार ही हार हो रही है। न तो इसे लोदी हरा पा रहे हैं, न इसे खिलजी हरा पा रहे हैं। और इन सब के मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि एक बड़ा ही शासक था बाबर, बड़ा ही पराक्रमी योद्धा के रूप में था अपने क्षेत्र के अंदर। उसे क्या है, इनविटेशन दिया गया और कहा गया कि आप भारत पर अटैक कीजिए। ऐसा करने वाले जो शासक थे, ऐसा करने वाले जो व्यक्ति थे, वो पंजाब का एक व्यक्ति था, और उस पंजाब का व्यक्ति का नाम क्या था, उस पंजाब के व्यक्ति का नाम था दौलत खां। क्या नाम था, दौलत खां। और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, और उस चाचा जी का नाम क्या था, आलम खां लोदी। तो याद रखना, दौलत खां और आलम खां लोदी ने क्या किया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, और इसी चक्कर में बाबर क्या आ गया, भारत। तो वो कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओगे तो क्या है, वो आपको डसेगा। तो वही बात हुई, लोदियों ने क्या है, इसे बुलाया, यानी कि आलम खां और दौलत खां लोदी ने इसे बुलाया, और अंतिम रूप से एक युद्ध हो गया फिर आते ही। और उस युद्ध का नाम दिया जाता है पानीपत का पहला युद्ध। कहते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को होता है, और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। और पानीपत का जो मैदान है ये हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत के पहले युद्ध के बाद महमूद लोदी, याद रखना, और हसन खां मेवाती जो इसके साथ थे, किसके साथ थे साहब, इब्राहिम लोदी के साथ में थे, दो अफगान सरदार राणा सांगा के पक्ष में आ मिले। तो इंपॉर्टेंट है, पानीपत के युद्ध के बाद में कौन कौन, तो याद रखना, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी की बात कर लेते हैं। तो ये आ गए थे किसके पास में, राणा सांगा के पास में आ गए थे। इंपॉर्टेंट है भाई, तो याद रखना, ऐसा प्रश्न आएगा, पूछे जाते हैं कि पानीपत की जब हार हुई थी, किसकी, इब्राहिम लोदी की, तो उसके बाद में कौन से दो अफगान सैनिक थे जो सांगा के साथ आ मिले थे। तो याद रखना, एक तो था महमूद लोदी। कौन सा था, महमूद लोदी। और एक था दौलत खां, अपने कौन सा था, हसन खां मेवाती। महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। किस किस ने बाबर को आक्रमण करने के लिए उकसाया था, तो याद रखना, एक तो था दौलत खां और एक था आलम खां लोदी। महमूद लोदी और हसन खां मेवाती किसके सैनिक बन गए थे भाई, सांगा के सैनिक बन गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद में बात कर लेते हैं
कि एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बयाना का युद्ध, बाबर का युद्ध। बयाना का युद्ध, बाबर और सांगा का युद्ध, याद रखना, बयाना का युद्ध बाबर और सांगा का युद्ध था। 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व मेहंदी ख्वाजा, बाबर का एक सैनिक था और उस सैनिक का नाम था मेहंदी ख्वाजा। कहते हैं कि मेहंदी ख्वाजा के बीच में ये युद्ध होता है और ये जो बयाना स्थल पड़ता है ना, ये पड़ता है साहब भरतपुर के अंदर। कोई एक समय था जिसके अंदर क्या है, एक बाबर के दरबार में एक ज्योतिषी था और उस ज्योतिषी का नाम था मोहम्मद शरीफ। क्या नाम था? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि बाबर नहीं जीत पाएगा, बयाना के युद्ध में बाबर नहीं जीत पाएगा। यही कारण रहा कि बाबर खुद नहीं आया, उसने मेहंदी ख्वाजा को भेजा था। किसको भेजा था? मेहंदी ख्वाजा को भेजा था। इस चक्कर में बाबर खुद नहीं आया। और बयाना के युद्ध में कहते हैं कि राजपूतों ने मुगलों को बहुत पीटा था, उनको पीट पीट के सुजा दिया था और जो मुगल सेना थी वो बिल्कुल क्या है एकदम सुषुप्त अवस्था में चली गई थी, बिल्कुल राजपूतों की तरफ देखते भी नहीं थे वो। और जब भी राजपूतों का नाम लेते थे, राणा सांगा का नाम लेते थे, तो वो बिल्कुल क्या है एकदम साइलेंट हो जाते थे, लड़ाई के लिए बिल्कुल एकदम सामने आते भी नहीं थे। और सांगा ने कई बार प्रयास किया था कि आप ऐसे करो, अपने बाबर ने कई बार प्रयास किया था कि सांगा के खिलाफ क्या है युद्ध किया जाए, लेकिन उनके जो सैनिक है, उनकी जो सेना है, वो कतई भी तैयार होने के आवश्यक नहीं थी। इस चक्कर के अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद शरीफ की जो भविष्यवाणी है वो क्या हो गई थी, एकदम सत्य निकली। और एक दिन युद्ध का समय आया और युद्ध था 17 मार्च 1527 का। तो याद रखना, बयाना का युद्ध तो है साहब 16 फरवरी 1527 और 17 मार्च 1527 को क्या होता है, खानवा का युद्ध। खानवा का जो मैदान पड़ता है ये पड़ता है साहब भरतपुर के अंदर। बयाना भी कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर। खानवा के इस निर्णायक युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता की वास्तविक स्थापना हो चुकी थी। कैसे हुई? देखिए, खानवा का युद्ध है ना, जो इसे जिहाद का नारा दिया गया था। इस समय जिहाद कहते हैं कि जब उनके सैनिकों को बयाना के युद्ध के बाद में तैयार किया गया तो उनको जो अपने बाबर के सैनिक थे, इन्होंने क्या किया कि हम राजपूतों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और इन सब को क्या है एकजुट करने के लिए, सेना को वापस प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए क्या किया बाबर ने ये किया कि उसने जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद का नारा मतलब धर्म का युद्ध, यानी कि उसने जिहाद का युद्ध कह दिया था। इस युद्ध को कहने लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का नारा दिया, इसी कारण उनकी सेना क्या है, तैयार हो चुकी थी लड़ने के लिए। धर्म की बात आ चुकी थी तो लड़ाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जब उसे कहते हैं कि उन्होंने जितने भी कर थे मुस्लिमों पर वो हटा दिए थे और सोने चांदी के जितने भी बर्तन थे घरों के अंदर, वो अपने घर के अंदर वो सारे बांट दिए थे। और कहते थे कि मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, बाबर ने कहा। और उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं मदिरा का भी सेवन नहीं करूंगा। किसका सेवन नहीं करूंगा? मदिरा का भी। ये सब चीजें उन्होंने की और अंतिम रूप से एक लड़ाई हुई और उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को एक तरफ राणा सांगा थे, एक तरफ बाबर था। खानवा का जो मैदान है वो गंभीर नदी के किनारे पड़ता है, गंभीरी नहीं, गंभीर नदी के किनारे। गंभीर नदी कहां पर है? भरतपुर के अंदर। कहां पड़ती है? भरतपुर के अंदर। एक प्रथा थी और उस प्रथा का नाम है पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा का मतलब होता है, पाती परवन प्रथा का मतलब क्या होता है कि राजपूतों को एकत्रित किया गया था। इसके अंतर्गत राजपूतों को एकत्रित किया गया था। एकत्रित, क्या मैं बोलूं, साथ लाया गया सबको। ठीक है जी। पाती परवन प्रथा, पाती का मतलब क्या होता है? पत्र। पत्र भेजा गया कि अपना जो धर्म है उसको बचाएं अपने।
है ना। अपने राजपूत खतरे में है, सभी को अपने क्या होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो ये जो प्रथा कहलाई, ये कहलाई थी पाती प्रवन प्रथा। पाती प्रवन प्रथा के तहत जो अलग अलग राजाओं ने क्या है इसकी सहायता की थी। जैसे अपने बात कर ले कि आमेर यानी कि जयपुर वाला क्षेत्र, यानी कि आमेर सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था पृथ्वीराज कछवाहा। सबसे ज्यादा प्रभावित शासकों में अगर कोई था तो था वो पृथ्वीराज कछवाहा जयपुर का। कैसे था भाई, कहते हैं कि इस पृथ्वीराज कछवाहा का एक पुत्र था जिसका नाम था सांगा, और उस सांगा अपने पुत्र का भी नाम क्या रख दिया, इसने सांगा रख दिया था। और उसी पुत्र के नाम पर आज आपको जयपुर के अंदर पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र सांगा के नाम पर जयपुर में आज आपको सांगानेर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सांगानेर मिलेगा। और मारवाड़ का था मालदेव, याद रखना, मारवाड़ से सहायता करने के लिए मालदेव आया था, मारवाड़ से सहायता करने के लिए मारवाड़ आया था। मारवाड़ का शासक कौन था, तो याद रखना मारवाड़ से सहायता करने के लिए मालदेव आया था। अब आपसे पूछेगा कि खानवा के युद्ध के समय वह शासक बताइए मारवाड़ का जिसने सहायता की थी, तो याद रखना गंगा। देखिए मारवाड़ में तो है सांगा, अपने मेवाड़ में है सांगा और मारवाड़ में है गंगा। तो याद रखना ये था मेवाड़ में, और गंगा जो था वो था मारवाड़ में। अब दो चीजें हैं, सहायता करने के लिए आया कौन, गंगा का पुत्र मालदेव, लेकिन उसमें राजा कौन था, मारवाड़ के अंदर गंगा था और मेवाड़ में सांगा था। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सिरोही का जो शासक था वो था अखेराज देवड़ा, सहायता करने के लिए आया था। और भरतपुर का था अशोक परमार, कहते हैं कि अशोक परमार आया था, याद रखना। बीकानेर का था कल्याणमल, बीकानेर का राजा कौन था, कल्याणमल था। ठीक है जी। चंदेरी का था मेदनी राय, मेड़ता का था विरमदे, और डूंगरपुर का था उदय सिंह, बूंदी का था नारायण राव, सलुम्बर का था रावल रतन सिंह, और सादड़ी का था जाला अज्जा। इंपॉर्टेंट है, सादड़ी का कौन था, जाला अज्जा, ये इंपॉर्टेंट है। इड्र का था बारमल, बारमल ने भी नेतृत्व किया था। ये पूछा गया कि इड्र का शासक जिसने सहायता की थी, तो बारमल था। अब बात कर लेते हैं कि देवलिया पड़ता है प्रतापगढ़ में, वहां का शासक था रावत बाग सिंह। कौन सा था, रावत बाग सिंह। महमूद लोधी भी था इनकी सहायता करने वाला। आपको पता है कि जब अफगान सैनिक थे ये महमूद लोधी और आपका हसन खां मेवाती की बात कर लेते हैं, तो महमूद लोधी और हसन खां मेवाती मालदेव और मेदनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो याद रखना अशोक परमार बड़ा ही क्या है, योद्धा था, और उसकी वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। अतः बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार को कहा जाता है। बिजोलिया वाला क्षेत्र अगर किसी ने भेंट किया था ना इसको, तो राणा सांगा ने किया था। राणा सांगा ने जब इसको बिजोलिया भेंट किया तो इसने एक ठिकाना बनाया और उसका नाम रखा क्या, बिजोलिया ठिकाना। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है, वो है आपका अशोक परमार। खानवा के युद्ध में बाबर ने तोप खाने पर तुगलमा पद्धति, याद रखना, सॉरी तुलुगमा पद्धति हो ना, कोई बात नहीं, तुगलमा पद्धति। देखिए अब देखिए कि इसने इस पद्धति को अपनाया, यानी कि तोप खाने का प्रयोग किया था। अब आपको पूछेगा कि मुगलों का जो अपने बात कर ले कि मुगलों ने अपनी नींव कब डाल दी थी भारत के अंदर, तो पानीपत के युद्ध के बाद में। अगर मुगलों का वास्तविक संस्थापक, या मैं बोलूं वास्तविक रूप से अगर मैं बात करूं इनकी नींव कब डाली गई थी, तो खानवा के युद्ध में। किसमें, खानवा के युद्ध में। तो याद रखना ये जो युद्ध हुआ था इसके अंदर तोप खाने का और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था, मैंने बताया आपको, धर्म का युद्ध। कौन सा, धर्म का युद्ध, जिसे हम कहते हैं जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि को कहा जाता है गाजी की उपाधि। क्या कहा जाता है,
गाजी की उपाधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। बाबर ने मुसलमानों से लिया जाने वाला जो व्यापारिक कर था, और उस व्यापारिक कर को बोला जाता था तमगा कर। कौन सा कहा जाता था? तमगा कर जो था उसे माफ कर दिया। और खानवा के युद्ध में राय सिंह के सिलहंदी तंवर और नागौर के खानजादा ने, राय सिंह के सिलहंदी तंवर और नागौर के खानजादा ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खानवा के युद्ध में राय सिंह का एक था, उसने क्या किया, जिसका नाम था सलहंदी तंवर, और नागौर का था खानजादा, जो कि राणा सांगा के साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है। और इसी विश्वासघात को लेकर क्या है, ये युद्ध हार चुके थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो विश्वासघाती कौन से थे? विश्वासघाती एक तो था सलहंदी तंवर, और एक था, वो था खानजादा। और खानजादा कहाँ का था साहब? नागौर का। कहाँ का था? नागौर का था। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे जो बात करेंगे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में हरावल, हरावल का मतलब होता है अग्रणी भाग। तो याद रखना, जो सेना का जो अग्रणी भाग होता है वो होता है हरावल भाग होता है। और उस हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो एकमात्र अपने मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो कि क्या था, अफगानी। ठीक है जी। और तथा युद्ध में मारा गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थे आगे वाले हिस्से के अंदर, यानी कि रावल वाले हिस्से के अंदर, लेकिन उसमें से एकमात्र मुस्लिम जो हरावल सेना का नेतृत्व करता हुआ मारा गया, तो वो था कौन सा? हसन खां मेवाती। खानवा के युद्ध में कहते हैं कि सादड़ी के जाला अज्जा, इंपॉर्टेंट है, सादड़ी का जाला अज्जा राणा सांगा का राज्य चिन्ह और मुकुट लेकर लड़ा। कैसे? ऐसा लगा कि राणा सांगा पर अटैक हो चुका है, राणा सांगा क्या है, मारे जा सकते हैं, और उनको बचाने के लिए जाला अज्जा जो कि सादड़ी का था, उसने क्या है, बीच बचाव किया और युद्ध मैदान से निकालने का प्रयास किया। और उनके राज चिन्ह जो थे, उनका जो मुकुट था, उनके राज चिन्ह थे, वो सारे धारण कर लिए किसने? जाला अज्जा ने। क्यों किए? क्योंकि जब राजा ही मारा जाएगा तो सेना क्या हो जाएगी? बिल्कुल सुषुप्त हो जाएगी, बिल्कुल क्या है, साइलेंट हो जाएगी। और उनको क्या है, ऐसा न लगे कि सांगा मैदान में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या है, ये सारे के सारे क्या कर लिए, राज चिन्ह धारण किए और सांगा की सहायता की और अपना बलिदान दिया था। तो अब तक बलिदान देने वाले कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए। एक तो था हसन खां मेवाती जो अफगानी था, और एक था आपका जाला अज्जा जिसने राज चिन्ह धारण किए थे। किनके? सांगा के धारण किए थे। ठीक है जी। जाला अज्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, शासक कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। ठीक है जी। खानवा के युद्ध में हिंदुओं के खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव द्वारा बसवा दोसा लाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन देख लेना। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव लेकर आया था। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, जब घायल हुआ ना राणा सांगा, तो मालदेव क्या है, बसवा दोसा के अंदर लेकर आया था। इससे कहाँ लेकर आया? बसवा दोसा के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इनके समय मीराबाई भी थी। एक सेकंड। इनके समय जो मीराबाई भी थी, मीराबाई का जो जन्म है वो 1428 के अंदर मेड़ता के राठौड़ वंश में हुआ था। और मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल दे था। ठीक है ना। और इनका गांव कुड़की गांव में हुआ था ना जन्म। मीराबाई की मेड़ता के राठौड़ वंश
राव दुद्दा जो थे उनकी पोती थी, और इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था, इनके दादाजी का नाम राव दुद्दा था। क्या नाम था? राव दुद्दा था। 1498 में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम पेमलदे था। इनका आगे चलकर विवाह हुआ था भोज के साथ में। किसके साथ में हुआ था? भोजराज के साथ में, भोजराज के साथ में। मीरा का जो जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ था, कुड़की गांव पाली। अब याद रखना, कुड़की गांव वर्तमान में कहां पड़ता है, बताना भाई। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, और भोजराज जो है उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपको पता है कि अपने एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम क्या था? खातोली का युद्ध। उसमें क्या है? भोजराज मारा जाता है। कहते हैं कि भोजराज जो था बड़ा ही क्या है, बढ़िया आदमी था। और उसकी बात कर ले तो भोजराज की जो पत्नी थी मीराबाई, ये क्या है, कृष्ण जी की बड़ी भगत थी। सारा दिन भजन कीर्तन करती, उनकी मूर्ति के सामने बैठती और उनसे क्या बतियाती। अब क्या है कि ये कमरे के अंदर बतियाती, और इनके जो साथी थे, भोजराज के सैनिक थे, उन्होंने कहा कि रानी जी तो विवाह आपके साथ हुआ है और ये पति और किसी को मानते हैं। तो ये भी उनका चक्कर रहा कि जो मेवाड़ राजघराना था इनसे घृणा करने लगा था। और मीरा ने क्या है, एक दास दासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा चलाया था? दास दासी संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, जब आप संत संप्रदाय पढ़ते हो तो वहां देखते हैं अपने। देखिए, मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। क्या नाम था? संत रैदास। और संत रैदास की अगर छत्री की बात कर ले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मिलेगी। मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। और मीराबाई ने वृंदावन जो पड़ता है मथुरा, यानी कि वृंदावन व द्वारका पड़ता है कहाँ? गुजरात में अपना अंतिम समय बिताया था। तो याद रखना, द्वारका गुजरात में, बिल्कुल अंत में तो द्वारका में थे वो। द्वारका गुजरात में रणछोड़ मंदिर में मीराबाई जो है मीरा कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो गई। और मीरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। कहते हैं कि मीराबाई के ऊपर 1952 में एक डाक टिकट जारी किया गया 2 आने का। कितने आने का? 1952 में 2 आने का। लेकिन राजस्थान की जो वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। ठीक है जी। आगे अपने पढ़ रहे हैं, वो अपने शासक पढ़ेंगे अभी। वो है कौन सा? रतन सिंह। अपने संगा के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। संगा के बाद में जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने अभी रतन सिंह के बारे में बात करेंगे जी। ठीक है जी। और अब रतन सिंह की बात कर लेते हैं। तो हाँ, तो अपना अगला जो रहेगा वो शासक रहेगा कौन सा? रतन सिंह के बारे में बात कर लेंगे। रतन सिंह से पहले बात करें कि राणा सांगा से संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे। राणा सांगा की बात कर ले तो उनका कार्यकाल क्या रहा? 1509 से लेकर 1528 तक। 1509 से लेकर 1528 तक रहा। उसके बाद में बात कर ले, उसके बाद में बात कर ले तो इनके 5 युद्ध याद रखने। एक तो आपका कौन सा? खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, कागरोन का युद्ध 1519, 16 फरवरी 1527 को कौन सा? बयाना का युद्ध, और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। अगर अपने बात कर ले खातौली के युद्ध की, तो खातौली के युद्ध में एक तरफ दिल्ली सल्तनत का राजा था, वो था इब्राहिम लोदी, और एक तरफ था राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा जीत गया। और उसके बाद में 1527 के अंदर हुआ बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी के युद्ध में क्या है? भरतपुर के अंदर हुआ। एक तरफ था राणा सांगा और एक तरफ था इब्राहिम लोदी का सेनापति। अपने सेनापति 2 थे। एक का नाम क्या था? मियां हुसैन और मियां माखन। मियां हुसैन और मियां माखन, ये दोनों आए थे। और 3 नंबर पर बात कर लें तो 3 नंबर पर आएगा कौन सा? वो आएगा गागरोन का युद्ध। गागरोन के युद्ध की बात कर ले तो आपको मैंने बताया कि मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने क्या किया था? महमूद खिलजी द्वितीय की बात कर ले, अपने मालवा के शासक को गद्दी पर बिठाने का क्या किया था? उसने कार्य किया था। और उस कार्य के अंदर क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका मेदिनी राय की रही थी। और मेदिनी राय जो था उससे खुश होकर मालवा के शासक ने क्या कर दिया था? उसे एक उपाधि दे दी थी। और उस उपाधि को, या मैं बोलूं उसे एक पद दिया गया, और उस पद को नाम दिया गया वजीर का पद। कौन सा दिया गया था? वजीर का पद दिया गया था। ठीक है जी। और जब इस वजीर के पद को दिया गया तो उसके बाद में जो उसके मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम साथी थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इसे उन्होंने क्या किया कि इसे भड़काया। किसे भड़काया भाई? बाड़ी के युद्ध में किसे भड़काया था? महमूद खिलजी द्वितीय को भड़काया और कहा कि आपका जो ये वजीर है ये आपको मार डालेगा आने वाले समय में, ये आपकी गद्दी हड़प लेगा। तो इससे प्रभावित होकर क्या है, अपने मेदिनी राय को क्या है, राज्य से निष्कासित कर दिया मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय ने, और ये सांगा के पास चलाया। और सांगा ने इसे कौन सी जागीर दी? झालावाड़ की जागीर दी थी। और कुछ समय के लिए जब इसे झालावाड़ की गागरोन का दिया, गागरोन का किला दिया, गागरोन की जागीर दी, और गागरोन के अंदर क्या है ये बैठा जाकर, ऐसा पता महमूद खिलजी को लगा। और महमूद खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया, और उस अटैक के अंदर जो मेदिनी राय की सहायता की थी वो सांगा ने की थी। और उसके अंदर क्या है, कौन हार गया? महमूद खिलजी द्वितीय हार गया था। फिर बयाना का युद्ध हुआ। और ये सब होने के बाद में कहते हैं, ये सब होने के बाद में कहते हैं कि ये सब होने के बाद में कहते हैं कि इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां। इब्राहिम लोदी का चाचा कौन सा था? आलम खां था। और आलम खां लोदी और सॉरी, इनके जो इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी और एक व्यक्ति था दौलत खां ने क्या है, इब्राहिम लोदी के जो अपने आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, इन दोनों ने क्या किया, बाबर को यहाँ आक्रमण करने के लिए क्या किया था, उत्साह बढ़ाया उसका, और कहने लगे कि आप भारत पर आक्रमण करो, और न्योता दिया था उनको। और उस न्योते की बात कर ले तो उसके बाद में क्या है, पहला युद्ध हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में ही मारा गया था। और उसके दो सेनापति थे, एक था हसन खां मेवाती था, एक का नाम क्या था? हसन खां मेवाती था। और एक का नाम क्या था? हसन खां मेवाती, और एक का नाम था महमूद लोदी। ये दोनों किसके साथ आ गए? सांगा के साथ में। फिर होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कौन हार गया? सांगा हार गया था। वो अपने बयाना का युद्ध होता है, बयाना का युद्ध कौन हार गया था? अपने बाबर हार गया था और सांगा जीत गया था। बयाना का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 16 फरवरी 1527 को। और उस युद्ध के अंदर बाबर खुद लड़ने नहीं आया था, बाबर ने अपने सेनापति का नाम था मेहंदी ख्वाजा को भेजा था। और मेहंदी ख्वाजा को जब भेजा तो मेहंदी ख्वाजा इस युद्ध के अंदर क्या है, हार गया। और इतना पीटा कि सब मुगल डरने लगे। और बाद में क्या है, उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए बाबर ने क्या किया, उन्हें जिहाद का नारा दिया इस युद्ध को, खानवा के युद्ध को। और इस खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और तोप खाने का इसमें प्रयोग किया था। सांगा की तरफ से जो पाती परवन प्रथा चलाई गई थी, अनेक को राजपूत यहाँ पर इनके साथ मिल गए थे आकर। और खानवा के युद्ध में अगर मैं बात करूं, खानवा के युद्ध में अगर मैं बात करूं तो अग्रणी सेना जिसे हम बोलते हैं रावल सेना का नेतृत्व करते हुए, रावल सेना का नेतृत्व करते हुए कौन सा अफगानी सैनिक मारा गया था? तो याद रखना, हसन खां मेवाती मारा गया था। और उसके बाद में बात करूं तो उनके जो राज चिन्ह धारण किए थे वो किसने किए थे? सादड़ी के झाला अज्जा ने किए थे। किसने थे किए थे? सादड़ी के झाला अज्जा ने किए थे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे, और आगे जो अपने बात करेंगे वो करेंगे किसकी? रतन सिंह के बारे में। देखिए, राणा सांगा के बाद में जो शासक बनता है रतन सिंह द्वितीय, व इनका नजदीकी रिश्तेदार हाड़ा सुरजमल के मध्य आपस में मनमुटाव हो गया। देखिए, उस समय जो बूंदी के अंदर था वो था हाड़ा सुरजमल। हाड़ा सुरजमल की और रतन सिंह की कभी बनी नहीं, जिसके कारण क्या है, बूंदी में अहेरिया उत्सव करवाया गया था। कौन सा उत्सव करवाया गया? अहेरिया उत्सव 1531 बूंदी में हुआ। और किसके समय हुआ था? तो याद रखना, किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ था? आपका सूरजमल हाड़ा के समय हुआ था। किस समय हुआ था? सूरजमल हाड़ा के समय हुआ था। और 1531 सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह द्वितीय आपस में लड़ते हुए मारे गए थे। तो याद रखना, अहेरिया उत्सव कई बार पूछा गया है। अहेरिया उत्सव बीकानेर के अंदर, अपने बूंदी के अंदर 1531 के अंदर, याद रखना। रतन सिंह था द्वितीय और एक तरफ था सूरजमल हाड़ा। अब रतन सिंह के बाद में जो शासक बना वो बना था विक्रमादित्य, 1531 से लेकर 1536। विक्रमादित्य व उदय सिंह महाराणा सांगा की पत्नी थी, जिनका नाम था कर्णावती। क्या नाम था? कर्णावती। ये जो रतन सिंह था ये भी सांगा का पुत्र था, ये पहले शासक बना। ठीक है जी। और इनसे सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य पुत्र विक्रमादित्य को बनाना चाहती थी कर्णावती।
लेकिन क्या है, इसे बना नहीं पाई। और इससे सहायता करने के लिए, इसे हटाने के लिए हुमायूं से इसने क्या मांगी थी, सहायता भी मांगी थी। तो विक्रमादित्य व उदय सिंह महाराणा सांगा की एक पत्नी थी जिसका नाम था कर्मावती, या नाम मिलता है कर्णावती, की कोख से जन्मे। और विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी इसके समय, तो याद रखना था। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 1533 में गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। 1533 की बात है कि बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक है, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती जो थी, कर्मावती ने कमरबंद व राज्य चिन्ह देकर उसे क्या है, यहां से संधि की थी। तो याद रखना, कर्मावती ने 1533 में बहादुर शाह से संधि तो कर ली, क्या कर ली, अपने राज्य को बचाने के लिए बहादुर शाह ने संधि कर ली, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा और वो वापस 1534-35 में अटैक कर देता है, कहाँ, मेवाड़ के ऊपर। बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात का था, उसने चित्तौड़ पर पुनः अटैक कर दिया। और इसे चित्तौड़ का दूसरा साका भी कहते हैं। और चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई, कर्मावती जो कि विक्रमादित्य की क्या थी, माँ थी, और विक्रमादित्य की एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था जवाहर बाई ने 13,000 रानियों के साथ में क्या किया था, जोहर किया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा जोहर है। तो याद रखना 1534-35 के अंदर मेवाड़ का दूसरा साका होता है, मेवाड़ का दूसरा साका होता है। इसके अंदर जो जोहर करने वाली महिलाएं थी, एक तो थी कर्मावती और एक विक्रमादित्य की पत्नी थी, उनका नाम था क्या, जवाहर बाई। उनका नाम क्या था, जवाहर बाई। इन्होंने क्या किया, जोहर किया। और केसरिया करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रावत बाग सिंह। क्या नाम था, रावत बाग सिंह। तो रावत बाग सिंह की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, दूसरा साका, तो याद रखना कौन सा था, 1534-35। ठीक है जी। इस साके के अंदर बाघ सिंह ने तो क्या किया था, केसरिया, बाघ सिंह ने केसरिया किया। और जो जोहर करने वाली महिलाएं थी, एक तो कर्मावती थी जो कि इसकी विक्रमादित्य की माता थी, और एक थी जवाहर बाई जो विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है जी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा ऐतिहासिक घटना है ये। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा याद रखना। आगे चलते हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के दूसरे आक्रमण के समय कर्णावती ने या कर्मावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी, यानी कि इसे भाई बनाना चाहा और कहा कि आप क्या करो, गुजरात के शासक बहादुर शाह से हमारी क्या करो, सहायता। लेकिन हुमायूं ने मेवाड़ की मदद नहीं की, ये टाइम पर पहुंच नहीं पाया। और मेवाड़ी सामंतों ने 6 मार्च 1536 को बूंदी शासकों के सहयोग से पुनः विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना दिया। ठीक है जी। तो याद रखना, इनका जो निहाल था ना, उदय सिंह का और विक्रमादित्य का जो निहाल था वो था कहाँ पर, बूंदी के अंदर। इनको जब कहते हैं कि जब आक्रमण हो रहा था तो ये छोटे थे, उनके संरक्षण के लिए कहाँ भेज दिया गया भाई, तो याद रखना इनको कहाँ भेज दिया गया था, बूंदी के अंदर भेज दिया गया था। याद रखना, मेवाड़ी सामंतों ने 6 मार्च 1536 को बूंदी के शासकों के सहयोग से विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया याद है आपको, और इसकी एक दासी थी जिसका नाम था पुतल दे। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी जिसका नाम था पुतल दे, और पुतल दे की जो कोख से जन्मा था उसका नाम था बनवीर। क्या नाम था, बनवीर। और 1536, याद रखना, विक्रमादित्य के बाद में जो शासक बना वो कौन था, बनवीर। तो 1536-40 में महाराणा विक्रमादित्य की उसने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो याद रखना, विक्रमादित्य को पृथ्वीराज जो था, तो कौन था, पृथ्वीराज जो था
पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार था, उसकी एक दासी थी, उसका नाम था पुतलदे का पुत्र था बनवीर। बनवीर ने किसे मार दिया? विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या है, मेवाड़ का शासक बन गया। अब जैसे ही मेवाड़ का शासक बना तो ये भी दिक्कत हुई कि ये विक्रमादित्य को मारेगा तो साथ में किसको भी मारेगा, आगे ये उदय सिंह को भी मारेगा। तो याद रखना, आगे शासक बना कौन सा? वो बना बनवीर। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। ठीक है जी, ये बात आ गई, क्योंकि उसने विक्रमादित्य को तो सल्टा दिया। अब किसको मारने की के मन में थी? कि उदय सिंह को। पन्नाधाय कुछ सरदारों के सहयोग से उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से निकाल कर कुंभलगढ़ किले में ले गए भी। पन्नाधाय क्या थी? पन्नाधाय जो थी वो उदय सिंह की क्या थी? धाय माँ थी। कहते हैं कि उदय सिंह की जान बचाई थी किसने? पन्नाधाय ने। पन्नाधाय ने क्या है कि जिस पालने के अंदर उदय सिंह था, जिस जगह अपने उदय सिंह सो रहा था, उस जगह अपने पुत्र चंदन को रख दिया इसने, और उसे उठाकर क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई थी। तो जो अपने चंदन था, चंदन को मौत के घाट उतार दिया किसने? बनवीर ने। और वहां किलेदार, तो याद रखना, कुंभलगढ़ का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा को पकड़ा दिया किसे? और उसका जो पन्नाधाय ने सांगा अपने उदय सिंह है उसे स्पुर्द किसके यहाँ कर दिया? तो आशा देवपुरा के यहाँ कर दिया। किसके यहाँ कर दिया? आशा देवपुरा, जो कि किलेदार था कहाँ का? कुंभलगढ़ का। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में एक महल बनवाया था और उस महल का नाम है नौलखा महल। नौलखा महल बनवीर ने बनवाया, और अपनी तुलादान राशि, याद रखना, बनवीर की तुलादान राशि से उसने एक मंदिर बनवाया था। तो याद रखना, तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। दो कार्य भी है। नौलखा महल चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा महल का है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। लेकिन याद रखना, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसका निर्माण भी किसने करवाया? उसका निर्माण भी किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। अब देख लेते हैं। अब आगे जो बनवीर से आगे शासक बनेगा वो बनेगा उदय सिंह, 1537 से 1573। इनके पिता का नाम राणा सांगा था। उदय सिंह की माता जो थी वो कर्मावती थी, ये आपको बताई दिया। इनके भाई थे विक्रमादित्य। इनकी दायमा पन्नादाई मैंने बताई दी आपको। ठीक है जी। उदय सिंह का जो जन्म है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। और उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो 1537 में हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। उदय सिंह का जो जन्म है वो तो हुआ चित्तौड़गढ़ में, इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। यही 9 मई इसी कुंभलगढ़ में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ में, इसी कुंभलगढ़ के अंदर। कहते हैं कि 9 मई 1540 ईस्वी को, 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का विक्रमी संवत के अनुसार देखा जाए जन्म तो कब हुआ था? विक्रमी संवत के अनुसार देखा जाए तो 1597 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1597 के अंदर हुआ था। तो याद रखना ये। तो उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को इनका हुआ था जन्म। ठीक है जी। पाली के एक थे अखेराज सोनगरा चौहान ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से किया, और उसी की कोख से कालांतर में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इनकी माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई। और अफगान शासक, तो याद रखना, उदय सिंह के समकालीन जो उदयपुर का, अपने दिल्ली का अफगान शासक था तो वो था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। और इसका एक दरबारी का भी मैंने बताया था, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। तो कहते हैं कि शेर शाह सूरी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, और उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो किसे सौंप दी थी? शेर शाह सूरी को। और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन सा हो गया? वो हो गया आपका उदय सिंह। तो मेवाड़ की जो चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी थी शेर शाह सूरी को। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक उदय सिंह था। और उदय सिंह अजमेर ठिकाने के हाजी खां के मध्य 1527 में एक युद्ध होता है। तो याद रखना, एक तरफ तो था उदय सिंह
और एक अजमेर ठिकाने का था व्यक्ति और उसका नाम था हाजी खां। कौन था? हाजी खां। तो याद रखना कि ये जो युद्ध करते हैं दोनों, और इस युद्ध को नाम दिया गया था कौन सा? हरमाड़ा का युद्ध दिया गया था। कारण क्या था? हरमाड़ा का युद्ध हुआ एक वेश्या के कारण। क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। तो हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1557 ईस्वी के अंदर हुआ था। और याद रखना, हाजी खां की बात कर ले। हाजी खां की रंगराय वेश्या थी। हरमाड़ा युद्ध में मारवाड़ के मालदेव ने अजमेर के हाजी खां की सहायता की थी, क्योंकि इस वेश्या के चक्कर में उदय सिंह आया तो इससे गुस्सा हो गया मालदेव, और मालदेव जो है किसकी सहायता करने लग गया? अब हाजी खां की सहायता की थी। और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि इस हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर कहते हैं उदय सिंह हारा। ठीक है जी। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, उस शहर की नींव डाली। और 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति, उदयपुर को बसाने वाला व्यक्ति कौन सा था? उदय सिंह था। 1559। दो याद रखना, उदयपुर तो है 1559, जोधपुर है 1459। जोधपुर 1459, उदयपुर 1559। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है ना। और उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया था। इंपॉर्टेंट है, महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील, उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया था। ठीक है जी। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी थी, और मेड़ता के जयमल राठौड़ को क्या दी थी? उसने शरण दी थी। इसी कारण क्या है, अकबर ने 1567 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था। और अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने सैनिक जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप कर चला गया। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को उदय सिंह क्या है, ये सारा का सारा किला सौंप कर चला गया, और उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियों में खुद चला गया था। कहां चला गया? गिरवा। अब किला किसको दे गया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो अकबर ने। तो ये जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया युद्ध करते हुए युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहते हैं कि जोहर किया था। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फूल कंवर ने जोहर किया। इसे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहा जाता है। और इस युद्ध में लड़ते हुए कौन मारे गए? जयमल फत्ता की छत्रियां जो है ये मारे गए दोनों। और जयमल फत्ता की छत्रियां आपको कहाँ मिलेगी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था कौन? अकबर। इसी कारण क्या इसने आगरे के किले पर क्या है, पाषाण मूर्तियां लगवा दी थी। लेकिन उन मूर्तियों को आने वाले समय में अकबर अपने औरंगजेब ने तुड़वा दिया, और उससे प्रभावित होकर बीकानेर का शासक था जिसका नाम था राय सिंह। राय सिंह ने क्या है, जूनागढ़ किले पर क्या है, इनकी मूर्तियों को लगवाया था, जयमल और फत्ता की मूर्तियों को। ऐसी मूर्तियां जूनागढ़ किले में के बाहर स्थित है। और 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर फतह प्राप्त कर ली, और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने गोगुंदा को अपना राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के बाद में गोगुंदा, गोगुंदा को क्या बना लिया? राजधानी इसने बना लिया। उदयपुर पर तो अधिकार किसका हो गया? अकबर का। जब अकबर का अधिकार हुआ उदयपुर पर, तो याद रखना मेवाड़ के तीसरे साके में, तो याद रखना ने राजधानी बना ली थी गोगुंदा को। 1572 में गोगुंदा उदयपुर में उदय सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। गोगुंदा में मृत्यु। देखिए, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका जन्म हुआ था उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ?
कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो गोगुंदा उदयपुर में हुई थी, और इसी स्थान पर उसके पुत्र महाराणा प्रताप का भी राज्याभिषेक। देखिए, जहां उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ वहां महाराणा प्रताप का जन्म, कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में दुर्ग में ही क्या हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म। जहां उदय सिंह की क्या हुई, मृत्यु हुई, वहां प्रताप का क्या हुआ, राज्याभिषेक। और कहा, गोगुंदा के अंदर पहला राज्याभिषेक। जी, आगे जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल अभिनव कैरियर एकेडमी के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से। जय हिंद।